नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप मेरे साथ में हेडलाइंस में लिखा देख रहे हैं कि कई देशों के विदेशी मुद्रा भंडार से भी अधिक है अडानी के ऊपर कर्ज। इस बात के मायने क्या हैं और कितना घातक है ये सुनना। और अगर मैं ये कह दूं कि केवल दुनिया के 50 देश ही ऐसे हैं जिनके पास अडानी के कर्ज से ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है, तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अडानी के ऊपर जो कर्ज है वो पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व से 5 गुना ज़्यादा है, तब कुछ और ज़्यादा आई कैचिंग हो जाएगा। बहुत सारे तर्क वितर्क करने के आधार पर आज के इस सेशन को हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि अडानी के ऊपर कितना कर्ज है और इस कर्ज के साथ साथ वो दुनिया के तीसरे अमीर बन कैसे गए। अपने देश में उल्टा होता है ना कि हमारे साथ अगर अपन आम जैसे लोगों के साथ क्या होता है, कर्ज है तो फिर अमीर कैसा। यही बहुत तगड़ा मार्केट है जो शेयर मार्केट समझाता है। आप लोगों को केवल फिलहाल के लिए इस तथ्य से अवगत होना है, अमीर बनने की विधा कभी और सिखाएंगे। तो गौतम अडानी जो कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर बन गए, बहुत सारे लोगों ने मेरे पास मैसेज किया और कहा कि सर आप ना इस सेशन के बारे में बताइए कि अडानी तीसरे सबसे अमीर बन गए हैं, कैसे बन गए हैं। फिलहाल के लिए केवल इतना जान लो कि दुनिया के जो अमीर लोग होते हैं इनके नीचे लिखे हुए जो अंक दिखाई देते हैं, जिसको देख करके लग रहा है जैसे एलन मस्क 251 बिलियन डॉलर वर्थ है, इसका मतलब ये नहीं होता कि इनके जेब में इतना पैसा है। इसका मतलब ये होता है कि इनकी एक्चुअल वर्थ इतनी है, यानी कि अगर ये बिकते हैं तो ये इतने के बिकेंगे। अब आप पूछेंगे ये वर्थ कैसे तय होती है? ये मानकर प्रोजेक्शन के आधार पर कि हाँ भाई इन्होंने ये काम कर लिया है तो ये इतने का बन जाएगा। जैसे कोई भी कंपनी अगर 100 करोड़ रुपए कमा रही है तो मार्केट में उसकी वर्थ 1000 करोड़ मानी जाती है। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो सर, ये तो आप उल्टा ही समझा दिया हमको। जी हाँ, प्रोजेक्शन 10 साल का लेकर के कि इस कंपनी की नेटवर्थ इतनी है, यानी कि इसकी लिमिट यहां तक पहुंचेगी। तो ये थोड़ा अलग गणित है, कभी हम और अलग तरीके से इसे अच्छे से ज्ञान के साथ आपको समझाएंगे। फिलहाल के लिए मुद्दे पर लौटते हैं कि अडानी साहब जो हैं देश के अंदर 137 बिलियन डॉलर के वर्थ वाले इंसान हो चुके हैं, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर हो चुके हैं। अब जो तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति है ना, उन्होंने इस एक साल में जितना लोगों की एक साल की तनख्वाह नहीं होती उतना तो शुरुआती अंक है, 4.8 लाख, फिर करोड़ और जोड़ दो पीछे से, इतने रुपए तो इन्होंने इस साल जोड़े हैं। अब यदि ये किसी बिजनेस में देखा जाए तो ये किसी भी बिजनेसमैन का जो इनके साथ कंपैरेटिवली चले आ रहे हैं उनसे 5 गुना अधिक है। दुनिया के टॉप 10 में अकेले भारतीय हैं और टॉप 10 के साथ साथ एशिया के भी रिचेस्ट स्वाभाविक रूप से हो जाएंगे, क्योंकि इनसे ऊपर जो 2 लोग हैं वो अमेरिकी हैं। अगर अडानी ग्रुप का मैं इतिहास आपसे साझा करता हूं तो अडानी जो है वो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में, हालांकि काम तो इन्होंने 88 में शुरू किया था, लेकिन इनका जो शेयर है वो 1994 में 150 रुपए के शेयर के साथ शुरू हुआ। इसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने पोर्ट के बिजनेस यानी एयरपोर्ट के बाद में सिंगापुर के अंदर विलमार के साथ जुड़कर काम करना शुरू किया, सिटी गैस, इसके साथ इंडोनेशिया के बंदूक खदानों में गए, ऑस्ट्रेलिया की करमाइकल खदानों में गए। मैं इस सेंस को इसलिए आपके साथ ज़्यादा अच्छे से साझा कर रहा हूं क्योंकि इसके पीछे का बड़ा कारण है। वो बड़ा कारण क्या है? कई लोग ऐसा समझते हैं कि अडानी जो है वो 2014 के बाद ही पैदा हुए हैं। उनके लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से देश में माहौल है वहाँ लगता है कि देश में 2 ही लोग पैसा कमा रहे हैं, उनमें से एक का नाम अडानी है और दूसरे का नाम अंबानी है। जब आप इस बात को समझें तो 2014 से पहले की भी एक बार जगह देख लें, इसमें आपको ये साफ दिखाई दे जाएगा। 1995 में मुंद्रा पोर्ट, 1996 के अंदर विलमार जिसका आप फॉर्च्यून रिफाइंड तेल खाते हैं, 1996 में वो था। 2001 में सिटी गैस का बिजनेस था। इंडोनेशिया की बंदूक खदानों का अधिग्रहण उस समय हुआ। 2010 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर करमाइकल के अंदर खदान का अधिग्रहण किया। दैट मीन्स ये पहले से काफ़ी एक्टिव रहे, लेकिन उसके बाद में जो इनके पंख लगे भाई साहब, सोलर पीवी पैनल का निर्माण करना शुरू हुआ। फॉर्च्यून की सबसे बड़ी फूड मतलब एफएमसीजी कंपनी बनकर ये निकले। ऐसे करते करते ये बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो गए। अब अडानी के कर्ज की बात करते हैं साहब। ये तो तारीफ में बात बता दी कि अब थोड़ा सा कर्ज भी डिस्कस कर लीजिए। 2.6 ट्रिलियन रुपीस। आज के सेशन में मुझे बड़ी दिक्कत ये आई कि यहाँ पर रुपया लिख दिया गया। अब उस रुपया को पहले डॉलर में कन्वर्ट करो, क्योंकि दुनिया डॉलर समझती है, तो ये बहुत मुसीबत का काम हुआ। मैंने तो पूरी पारखी तरीके से किया है, आप भी कर लीजिएगा, क्योंकि आज ही पहली बार मुझे ये समझ में आया कि 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होती हैं, बिलियन में 9 जीरो होती हैं, ये सब बातें, मिलियन में 6 जीरो होती हैं। इसको आज पहली बार कैलकुलेट करने की कोशिश की। 2.6 ट्रिलियन रुपीस है ये। अब हम इसको जब डॉलर में कन्वर्ट किए तो डॉलर में कन्वर्ट करने के पास ये अराउंड 36 बिलियन डॉलर कन्वर्ट हुआ है ना। रुपया वगैरह भाग भाग बहुत मुसीबत लगी भाई इसको करने में। आप अगर कर पाए तो खुद से भी ट्राई मार लीजिएगा।
हम जब इस चीज़ को कैलकुलेट किया हमने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा कर्ज है। अब सुनने में तो एक बार में ऐसा लगा कि इंडिया की खुद की जीडीपी $3 ट्रिलियन की है। अब अचानक $3 ट्रिलियन के नज़दीक अगर कोई 2.6 ट्रिलियन दिखाई दे जाए तो आंख एकदम खुल गई, हमारी नींद उड़ गई। फिर हमने थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ा, इसमें लिखा हुआ था रुपीज़। हमने कहा चलो बच गए थोड़ा सा, क्योंकि इसका 80 गुना मामला कम है, क्योंकि 80 का भाग लगेगा तब जाके डॉलर में बदलेगा। फिर साहब हम इसको बदला कर चेक किए, तब भी मामला बहुत ऊपर जा रहा था जनाब, ऊपर जा रहा था। तो हम विदेशी मुद्रा भंडार चेक करने पहुंचे। दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में इंडिया आता है। इंडिया का विदेशी मुद्रा भंडार है $561 बिलियन। आज ही छापा है मैंने, है ना, $561 बिलियन ये इंडिया का विदेशी मुद्रा भंडार है। हम क्या बोले अभी, $36 बिलियन के अराउंड पहुंचता है जब आप उस ट्रिलियन को बिलियन में कन्वर्ट करते हैं। हम साहब देखे तो यहां पर दुनिया भर के सभी देशों की लिस्ट निकली। उस लिस्ट में हम पहुंचे 50वें नंबर देश के पास। नाम निकला हंगरी। नाम से लगता है भूखा है, लेकिन ये यूरोपियन कंट्री है, ठीक ठाक माना जाता है। हंगरी के अंदर साहब हम जब ये देखे बिलियन कितना है इसका फॉरेक्स, तो ये मिला $36 बिलियन। जितना इसका विदेशी मुद्रा भंडार है उतना तो अडानी भैया कर्जा लिए घूम रहे हैं। हमने कहा यार ये तो हालत खराब हो जाएगी। अब यदि ये 50वें देश की ये हालत है तो दुनिया में तो एक साथ रजिस्टर्ड 193 देश हैं। हमने कहा भाई साहब ये तो मामला ही ऊपर है। पाकिस्तान तो टॉप 50 में भी नहीं आ पा रहे हैं ना, क्योंकि उनका तो $7.8 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। हमने कहा पाकिस्तानियों तुमको तो हमारा कर्जा ले डूबेगा, अगर अडानी फैल गए तुमको ले समेटेंगे। मतलब समझिएगा, इनका कर्जा बहुत बड़ा है साहब। अब ऐसी स्थिति अगर है तो अब हमको समझने की बात यह है कि साहब एक बात बताइए कि ये जानकारी लाता कौन है, कितना कर्जा है, कितना कुछ है, ये खोल कर कौन रखता है। तो भाई साहब जब आप तरक्की करते हैं तो आपकी तरक्की से कुछ लोग खुश भी तो होते हैं। उस खुशी के अंदर ही कुछ बैंक ने काम किए, और वो बैंक थी एक स्विट्जरलैंड की बैंक। स्विट्जरलैंड की सेकंड टॉप मोस्ट बैंक है जिसका नाम है क्रेडिट स्विस। इस क्रेडिट स्विस बैंक ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित करी। उसने लिखा कि साहब अडानी ग्रुप का जो डेट है ना वो 2.6 ट्रिलियन रुपीज़ का है। अब भाई साहब जैसे ही ये न्यूज़ निकल कर आई, दुनिया में अचानक कान खड़े हो गए कि भाई साहब अगर ये डूब गए तो पता नहीं कितने लोगों को लेकर डुबोएंगे। ऐसी स्थिति में साहब हम फिर खोजे। हमने कहा यार तुमको क्या मिर्ची लगी, तुम्हारे भी बैंक में पैसा रखा है क्या इनका, या तुमसे लोन ले रखा है क्या। हम क्रेडिट स्विस की जानकारी निकालने निकले। अब जानकारी निकालने निकले फिर हम एक जगह और पहुंचे। हम कहाँ पहुंचे कि इनको असली मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि स्विट्जरलैंड की ही एक कंपनी जो है अडानी ने हाल ही में खरीदी है। कितने में खरीद ली। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है जिसका नाम है हॉलसिम। हॉलसिम नाम की जो कंपनी है उसका $10.6 बिलियन में इंडिया का कारोबार अडानी ने हाल ही में खरीदा है। मतलब ये समझ लीजिए कि 17 साल से स्विट्जरलैंड की कंपनी इंडिया में सीमेंट बेच रही थी। उसका नाम था अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट, आप सब जानते होंगे। कई तरह से अंबुजा सुनकर तो फीलिंग ही आती है तो ये फुल देसी है। देसी नहीं था भाई साहब, परदेसी था, स्विट्जरलैंड की कंपनी के पास था और उस कंपनी का नाम हॉलसिम था। हॉलसिम से उसका कारोबार का काफी बड़ा हिस्सा इन्होंने खरीद लिया। इस खरीदने के अंदर आपको समझना होगा कि यह खरीदा गया $10 बिलियन के अंदर, $10.5 बिलियन के अंदर। अब जब यह खरीदा गया हम पढ़े, हमने कहा भाई हॉलसिम के अंदर क्या चक्कर है। तो हॉलसिम जो कंपनी है उसका अंबुजा सीमेंट में 63.19% हिस्सा था और इसी प्रकार से एसीसी सीमेंट के अंदर 54.53% हिस्सा था। इस प्रकार से 50% से ज्यादा हिस्सा था हॉलसिम के पास अंबुजा और एसीसी दोनों सीमेंट का। अपन लोगों को क्या लगता है, एडवर्टाइज में कई बार दिखाया जाता है कि सीमेंट तो एक ही है। अब कोई एक ही सीमेंट के नाम पर कोई एसीसी बेच देता है, कोई अंबुजा। जानकर आश्चर्य होगा, दोनों एक ही कंपनी की हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फॉक्सवैगन कंपनी ऑडी भी बिकवाती है तो उसी प्रकार से वो बेंटले भी बिकवाती है, तो फॉक्सवैगन भी बिकवाती है, स्कोडा भी बिकवाती है। हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी कंपनी की गाड़ी ले ली, मालिक एक ही है। ये बिल्कुल वही वाला हाल है जैसे ओप्पो और वीवो का मालिक एक ही और हम यहाँ लड़े पड़े हैं, और साथ साथ वन प्लस भी वही बेच रहा है कि हम इन सबसे अच्छा माल बेच रहे हैं। ये दुनिया को चालू चलाने का तरीका है। खैर कोई नहीं, कभी बाद में जाएंगे, भरे बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हॉलसिम है उसकी कहानी आप समझ लिए। तो हॉलसिम का साहब इन्होंने हाथ मिलाकर स्वागत कर दिया कि धन्यवाद, आपको हम पैसा पहुंचा देंगे। अब इतना पैसा पहुंचा तो बैंक ने कहा होगा हॉलसिम वालों से कि देखो इतना पैसा तुम इंडिया से ला रहे हो, हमारे बैंक में रखो। तो क्रेडिट स्विस के पास पैसा नहीं रखा होगा, शायद इसीलिए फट गई वो। उसने कहा यार एक बात बताओ, ये पता लगाओ ये आदमी इतना पैसा लाता कहां से है। भाई साहब जानकारी जुटाई गई तो भाई साहब पता चला कि जो अडानी है वो अपने सीमेंट के लिए नहीं, पूरे व्यापार के लिए जो कर्जा लेते हैं वो बैंकों से ही उठाते हैं।
बैंकों से कर्जा लेते लेते हमें कांग्रेस का एक स्टेटमेंट मिल गया। कांग्रेस के द्वारा एक स्टेटमेंट हाल ही में दिया गया जिसमें कहा गया कि जितना अडानी पर कर्ज है उसका 40% अकेली एसबीआई का है। मतलब ये है, अब ये कांग्रेस का भाई स्टेटमेंट है, हम इसके बारे में जांच नहीं पाए क्योंकि कांग्रेसियों के पास हो सकता है कि बहुत अच्छा जानकारी का सोर्स हो। तो बोले अगर ये डूब गए तो पता चले एसबीआई डूब जाए। अब ये इसके तथ्य की पुष्टि हम नहीं करते हैं, हमने तो रिपोर्ट पढ़ी, हम जहां से सुना दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो साहब जनाब बात ये हो गई। इसके बाद में अंबानी, ये अडानी यही नहीं रुके, इनने कहा कि ठीक है हमने जितना हिस्सा खरीदना था खरीद लिया। इसके बाद में अब आप पूछेंगे ना, जैसे ये आपके अंदर कई बार दिमाग में क्यूरोसिटी आएगी कि सर एक बात बताइए, ये 63% हिस्सा क्यों रखेगा, 100% क्यों नहीं रखेगा? बिल्कुल सही है, 100% इसलिए नहीं रखेगा क्योंकि अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट दोनों शेयर मार्केट में भी लिस्टेड हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने अपने शेयर मार्केट में बेच रखे हैं। अब उन शेयर को खरीदने की बारी थी। उन शेयर को खरीदने के लिए अडानी ने कहा अपन यही नहीं रुकेगा, अपन आगे जाएगा। अडानी ने भाई साहब उनको भी खरीदने के लिए काम कर दिया। और काम खरीदते समय क्या किया, उन्होंने कहा कि साहब जो हम हैं ये 26% अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट को ओपन मार्केट से खरीद लेंगे। यानी 63 के ऊपर वाला जो मामला है ना, वो दुनिया से खरीद लेंगे, हम उनको पैसा देकर के इस हिस्से को खरीद लेंगे। उन्होंने इस बात के लिए सेबी से कह दिया कि 26% शेयर मार्केट के अंदर से मैं आम जनता से खरीदने को तैयार हूं। यह अगस्त की घटना है साहब, अडानी ने अपने द्वारा यह मुहिम भी छेड़ दी। इन्होंने कहा 31,000 करोड़ रुपए देकर के इंडिया के लोगों के पास जो एसीसी और अंबुजा सीमेंट के शेयर हैं वो खरीद लूंगा। ये वही वाली चीज हो रही है जैसे एनडीटीवी को खरीदने की बात आ रही थी। आप और हम खोपड़ी खुजालते हुए सोचते हैं कि यार इस बंदे के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है, ऊपर वाला जाने, है ना भाई साहब। तो ये अपने द्वारा जो कर रहे, मतलब यही नहीं भाई, अपन तो चलो ठीक है, अपन तो मनोरंजन कर लिए, जानकारी ले लिए। असली तो टेंशन उन लोगों की होती होगी जो इस फील्ड में है, जो इसके साथ व्यापार में है। वो कहते होंगे भाई साहब तुम कौन सा मतलब कुबेर का खजाना पा गए हो, और आप और हम इस खजाने को जानते नहीं हैं। जनाब बात यह है कि इन्होंने 31,000 करोड़ रुपए जो है वो 26% स्टेक के ऊपर निकाल दी। भाई ठीक है, उस हिस्से को भी हम खरीद लेंगे। सेबी ने परमिशन भी दे दी। देखिए सेबी बड़ी इंटेलिजेंट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एनी टाइम तैयार बैठी है। मतलब आप सोचिए अभी रिसेंटली सीमेंट के दाम बढ़ गए थे, सीमेंट के दाम बढ़ गए तो लोगों ने कहा कि अडानी ने जब से अंबुजा और ये खरीदा है सीमेंट के दाम बढ़ गए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में लोग चले गए कि ये क्या चल रहा है। कंपटीशन कमीशन इंडिया ने कहा मरवाओगे क्या, वो आजकल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से बात कर रहा है, भाई सरकार है। ऐसी स्थिति में आप परमिशन दीजिए। सेबी ने तुरंत परमिशन दे दी, भाई बेचो तुम यार, तुमको जो करना है करो। मुद्दा यह है कि कुल मिलाकर एसीसी और अंबुजा सीमेंट के बाकी मार्केट के जो शेयर हैं अडानी बाबा उनको भी खरीदने के लिए तैयार हैं। अच्छा साहब, अब सवाल बना सर जी ये जो $10 बिलियन है इसके लिए पाकिस्तान की सरकारें गिर गई। आपको पता है ना, आईएमएफ ने पाकिस्तान को $6 बिलियन का लोन दिया, जिसके चलते पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की सरकार गिर के दूसरी शहबाज शरीफ की सरकार बन गई। पता नहीं कितने लोगों की अभी तक हालत खराब हो गई। इन भाई साहब के पास कर्जा कहां से आया, ये इंटरेस्टिंग बात है भाई साहब। आप सोचेंगे, आप आश्चर्य करेंगे। पाकिस्तान की सरकार को अभी हाल ही में $1.16 बिलियन के आसपास का लोन आईएमएफ ने ग्रांट किया। उसके लिए भाई साहब वहां के मंत्रियों को उनके ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शाबाशी मिल रही है कि यार गजब कर दिया तुमने, तुम कर्जा ले आए। यहां भाई सवाल यह है कि ये भाई $10.5 बिलियन के अंदर माल खरीदता है, उसमें से $5.5 बिलियन कर्जा ले लेता है। और कर्जा लेने के लिए किसी आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं है भाई, मार्केट से ही कहता है दुनिया वालों लोन दे दो। दुनिया वालों ने लोन दे दिया। और तो और कहते हैं कि इसके पास जो कर्जा है इसमें केवल इंडिया की बैंकों का नहीं है, ये ग्लोबल आदमी है। ग्लोबल क्यों है? ऑस्ट्रेलिया में खान ले रखी है, इंडोनेशिया में ले रखी है, इजराइल में चल रहा है काम, कहीं अफ्रीका में काम चल रहा है, कहीं कहीं चल रहा है, सब जगह भाई है। तो भाई सब जगह से लोन लेता है। तो मतलब ये व्यापक है, इसको डूबने से बचाने के लिए पूरी दुनिया लग जाएगी कि इसको डूबने नहीं देंगे, समझे। तो भाई साहब ये ग्लोबल रूप से लोन उठाता है और इसने बिना किसी की सहायता के लोन बढ़िया से उठा लिया। अब आगे बढ़ते हैं साहब। अडानी ग्रुप का डेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहां तक पहुंचा वो हमने आपको बता दिया, ठीक है साहब। हमने इसके बारे में कि क्रेडिट स्विस क्या है इसके बारे में पहले भी कभी सेशन किया है। हालांकि कुल मिलाकर बात यह है कि अडानी की कंपनियां जितनी भी हैं उन सब कंपनियों को देख करके जो चिंता होती है ना, वो केवल ये है कि साहब इसको लेकर के, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले भी आप लोगों को एक सेशन किया था, जो कि 8 दिन पहले किया था, कि क्या अडानी की वजह से देश में मंदी आ सकती है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो ये समझाने का प्रयास कर रही हैं कि भाई अडानी जिस तरह से आगे जा रहा है ना, वो तो ठीक है भाई, जो खरीद रहा है सामान आ रहा है वो सही बात है,
लेकिन जो प्रोजेक्शन शेयर मार्केट का बम करता है ना, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग अति उत्साह में, जो कि असल में होता क्या है, अंबुजा और एसीसी सीमेंट जैसे ही इसने खरीदा, लोगों ने सोचा कि कुबेर ने खुद ने अंबुजा और एसीसी सीमेंट अपने दोनों हाथों में ले लिया है, इसलिए मार्केट में धे अंबुजा और एसीसी का एकदम मार्केट ऊपर चलेगा। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे एक बार एलन मस्क ने डॉजी कॉइन के ऊपर कहा था कि भाई मुझे डॉजी कॉइन पसंद है, रातों रात डॉजी कॉइन स्टार बन गया। किसी को समझ में नहीं आया कि यार क्रिप्टो में चल क्या रहा है। एग्जैक्टली इंडिया में अडानी के साथ हो रखा है। अडानी एनडीटीवी खरीदे ना तो उसके शेयर ऊपर चढ़ जाते हैं, मतलब जिस पे हाथ लगाए बोले ये तो सरकार का है, चलो उठा दो ऊपर। मुद्दा ये है जनाब कि इस प्रकार की चीजों से आप बरगलाएं नहीं। वो कंपनी है, काम कर रही है, हो सकता है उनका कोई विजन हो। आप जब भी मार्केट को रीड करें तो बहुत सारी कंपनी या मार्केट की जो एजेंसीज हैं, इसलिए जब आप इस तरह की चीज करते हैं तो मेरी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि मैं उन रिपोर्ट्स को आपके सामने लाता रहूं जिससे आप बचे रहें। मैं उन रिपोर्ट्स को आपके सामने लाता रहता हूं। जैसे मैंने आपके सामने कुछ दिनों पहले जब ये रिपोर्ट की थी तो मैंने फिच रेटिंग के बारे में आपको चर्चा की थी कि फिच की रिपोर्ट क्या कहती है। ऐसे ही मैंने आज क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आपके सामने साझा की है। ये केवल इसलिए ताकि आपको वास्तविकता का ज्ञान रहे। वास्तविकता जानना इसलिए जरूरी है कि थोड़ा दुख सहन करना आसान हो जाता है। हम विश्वास रखते हैं कि कंपनी भविष्य में बहुत अच्छा व्यापार करेगी। व्यापार करने के संकेत कहां से मिलते हैं वो भी देखिए। संकेत ये है कि इसमें दुनिया भर की कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं। जैसे अभी इसके अंदर आबू धाबी की एक कंपनी है जिसका नाम है इंटरनेशनल होल्डिंग कॉर्पोरेशन, IHC। आबू धाबी दुबई की एक कंपनी है, इसके द्वारा यहां पर $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है। मतलब एक तरह से यह समझिए कि अडानी के पास में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें $2 बिलियन विदेश से भी आया है ना। जितना पाकिस्तान को लोन नहीं मिला आबू धाबी से, उतना तो वहां की एक कंपनी ने अडानी की कंपनी 3 कंपनियों के अंदर लोन दे दिया, कि मतलब इन्वेस्टमेंट कर दिया, लोन भी नहीं कि ये पैसा हमारा लगाओ भाई इसमें, है ना। तो ऐसा नहीं है कि स्थिति बहुत खराब हालत में है, लेकिन आप अवेयर रहें, अवेयर सिटीजन के रूप में व्यवहार करें, बस यही है। तो उम्मीद है कि जनाब आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। फिलहाल का मेरा तो इतना ही दायित्व था, मैंने आपसे साझा कर दिया। सेशन पसंद आया हो ना तो इसे जरूर अपने साथियों से साझा करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अच्छा, एक जानकारी ये है कि अंकित इंस्पायर्स इंडिया के साथ हमारे 2 ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी चलते हैं। एक है जीके बाय अंकित अवस्थी सर और एक है अंकित अवस्थी सर। आप सभी के प्यार और स्नेह से इन्हें दोनों को ही ब्लू टिक मिल चुका है। एक पर लगभग 2,30,000 हैं और एक पर 1,20,000 सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जिनसे आप हमसे कनेक्ट रह पाते हैं, कंटेंट की PDF प्राप्त कर पाते हैं। अगर किसी और टेलीग्राम पर आप जुड़े हैं तो आप उनके स्थान पर इन्हें ज्वाइन कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं हमारा मोटिवेशन 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। एक अच्छी घोषणा और कर देता हूं आपके सामने। मैं कुछ सर्विंग अधिकारियों के इंटरव्यू करने जा रहा हूं। जल्दी ही वो अधिकारी आपके सामने अपने एक्सपीरियंस से साझा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जब हम किसी बड़े ऑफिसर का, किसी IAS, IPS या फिर आप जिस तरह के लोगों से आप चाहेंगे हम उनका इंटरव्यू आपके साथ साझा करें, तो आप किस तरह की चीज़ें पूछवाना चाहते हैं वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।